नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त वादों की बरसात हो रही है। सभी पार्टी लोक लुभावन वादों के जरिए जनता के दिलों तक पहुंचने की कोशिश में है। इसी बीच बीजेपी ने अपना फोकस पूर्वांचल पर रखा है। खुद पीएम नरेंद्र मोदी लगातार पूर्वांचल का दौरा कर रही हैं और पूर्वांचल वासियों को विकास परियोजनाओं की सौगात दे रही हैं। और इन सब के साथ पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी जोड़ी पूर्वांचल को साधने के लिए एक फुल प्रूफ प्लान बनाने में लगे हुए हैं। जहां बीजेपी पूर्वांचल पर फोकस है, वहीं समाजवादी पार्टी ने बागी नेताओं को अपने साथ लाना शुरू कर दिया है। एक बार फिर भतीजा और बुआ को जोरदार झटका दिया है। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी में जारी तकरार के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राम की नगरी अयोध्या पहुंच गए। उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारी में आम आदमी पार्टी को आखिरकार राम याद आ ही गए। इस राम वाली सियासत की पूरी कहानी बताएंगे अपने इस खास शो में 22 का अग्निपथ में। तो पूर्वांचल में सियासी कहानी बहुत ही पुरानी है और इस वक्त पूर्वांचल बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ माना जा रहा है और बीजेपी की कोशिश इसे एक अभेद्य किले के तौर पर तब्दील करने की है, क्योंकि जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश सियासी उठापटक जारी है, उसको देखते हुए बीजेपी ने फोकस पूर्वांचल की ओर कर रखा है। और इस प्लान को और भी मजबूत करने के लिए पीएम मोदी खुद मैदान में उतर चुके हैं। लगातार प्रधानमंत्री पूर्वांचल के अलग अलग जिलों में जाकर विकास परियोजनाओं का लोकार्पण कर रहे हैं। आखिर क्यों बीजेपी ने इस वक्त अपने बड़े बड़े धुरंधरों को पूर्वांचल में उतार रखा है, समझिए रिपोर्ट में। 14 साल हो गए भाइयों बहनों, 14 साल उत्तर प्रदेश में भी विकास को वनवास मिल गया है। अब 14 साल पूरे हो रहे हैं, विकास का वनवास भी खत्म होना चाहिए और उत्तर प्रदेश अब विकास के राह पर चलना चाहिए। देश आगे बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश को पीछे नहीं रहने देना चाहिए। पिछली दफा यूपी में अखिलेश सरकार का तख्ता पलट प्रधानमंत्री मोदी ने ताबड़तोड़ रैलियों और भाषणों से किया था। रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। अगर होली पे बिजली मिलती है तो ईद पर भी बिजली मिलनी चाहिए। साल 2017 के चुनाव में मोदी ने श्मशान और कब्रिस्तान वाले भाषण से यूपी की राजनीति ही बदल दी थी। भाइयों बहनों, गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में श्मशान भी बनना चाहिए। और अब फिर से यूपी में चुनाव का वक्त आ गया है और मोदी योगी की जोड़ी फिर से राजनीति का नया प्लान लेकर तैयार है, क्योंकि कहते हैं कि देश की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है और यह भी कहा जाता है कि यूपी को जीतने के लिए पूर्वांचल को जीतना बहुत जरूरी होता है। और इसी फॉर्मूले से लगातार 2 लोकसभा चुनाव और 2017 में विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली बीजेपी मिशन 2022 के लिए पूर्वांचल में पैठ बनाने की कोशिश में लग गई है। इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार पूर्वांचल में विकास परियोजनाओं की सौगात देकर बीजेपी के पक्ष में सियासी माहौल बनाने की कोशिश में लगे हैं। क्या किसी को याद पड़ता है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी एक साथ इतने मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण हुआ हो? हुआ है कभी? नहीं हुआ है ना। पहले ऐसा क्यों नहीं होता था और अब ऐसा क्यों हो रहा है? इसका एक ही कारण है, राजनीतिक इच्छा शक्ति और राजनीतिक प्राथमिकता।
जो पहले थे उनकी प्राथमिकता अपने लिए कमाना और अपने परिवार की तिजोरी भरना था। हमारी प्राथमिकता गरीब का पैसा बचाना। किसान आंदोलन और लखीमपुर की घटना के बाद से पश्चिमी यूपी और तराई बेल्ट और अवध के क्षेत्र में सरकार के खिलाफ कुछ नाराजगी देखने को मिलती है। वहीं पूर्वांचल अभी भी बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जा रहा है और जिसकी सबसे बड़ी वजह पीएम मोदी का वाराणसी से सांसद होना और गोरखपुर से सीएम योगी का होना है। और पूर्वांचल का सियासी गणित भी इसी ओर इशारा करता है। यूपी में पूर्वांचल का गणित, यूपी में 33% सीटें पूर्वांचल से आती हैं। यूपी के 28 जिले पूर्वांचल से आते हैं। पूर्वांचल में 164 विधानसभा सीटें हैं। 2017 में बीजेपी ने पूर्वांचल में 164 में से 115 सीटें जीती। 2017 में समाजवादी पार्टी 17, बीएसपी को 14 सीटें मिली थीं। कांग्रेस को 2 और अन्य ने 16 सीटें पूर्वांचल में जीती थीं। बीजेपी के साथ साथ पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरा का पूरा फोकस पूर्वांचल को करके रखा है। वैसे तो बीजेपी अभी पूर्वांचल में मजबूत दिख रही है, लेकिन बीजेपी की कोशिश इसे और भी अभेद्य किला बनाने की है। इसीलिए लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस क्षेत्र में आकर जनता से जुड़ रहे हैं और विपक्षी पार्टियों को निशाने पर ले रहे हैं। जिस पूर्वांचल को पहले की सरकारों ने बीमारियों से जूझने के लिए छोड़ दिया था, वही अब पूर्वी भारत का मेडिकल हब बनेगा। अब देश को बीमारियों से बचाने वाले अनेक डॉक्टर, ये धरती देश को डॉक्टर देने वाली है। जिस पूर्वांचल की छवि पिछली सरकारों ने खराब कर दी थी, जिस पूर्वांचल को दिमागी बुखार से हुई दुखद मौतों की वजह से बदनाम कर दिया गया था, वही पूर्वांचल, वही उत्तर प्रदेश पूर्वी भारत को सेहत का नया उजाला देने वाला है। 20 अक्टूबर को कुशीनगर में उद्घाटन कर चुके पीएम मोदी ने सिद्धार्थनगर और वाराणसी में हजारों करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी है। पूर्वांचल में विकास की सौगात, कुशीनगर में 478.74 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात, सिद्धार्थनगर से यूपी के 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन, 8 मेडिकल कॉलेज को केंद्र की योजनाओं से बनाया गया है। वाराणसी से प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत, वाराणसी में 5,200 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया गया। चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले पीएम मोदी की कोशिश है कि जनता को केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाकर मिशन 2022 को सफल बनाने की तैयारी पूरी होनी चाहिए। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जारी सियासी उठापटक के बीच बीजेपी का पूर्वांचल पर फोकस करना क्या बीजेपी की मजबूरी है या फिर 2022 में सत्ता तक पहुंचने का विशेष प्लान, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। अखिलेश यादव ने इस वक्त छोटे छोटे दलों को साथ लाने में लगे हुए हैं और इन सब के बीच अखिलेश ने मायावती को एक बार फिर से झटका दे दिया है। कभी बहन जी के खासम खास रहे राम अचल राज पर अब समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले हैं। हालांकि काफी समय से वो बीएसपी से दूर चल रहे थे, लेकिन अखिलेश लगातार छोटे छोटे दलों और कद्दावर नेता के सहारे सत्ता में आने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। आखिर अखिलेश यादव का सियासी प्लान क्या है, देखिए। उत्तर प्रदेश में सियासत हर रोज करवट ले रही है। चुनाव से पहले नेताओं का दिल भी बदलने लगा है और अब नेता ने दल बदलना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मायावती और उनकी पार्टी बसपा को बड़ा झटका लगा है। बसपा नेता राम अचल राजभर
और लालजी वर्मा अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आए। बताया जा रहा है कि 7 नवंबर को अंबेडकर नगर में होने वाली रैली में दोनों नेता सभा में शामिल होंगे। इन दोनों के साथ कई नेताओं ने सपा का दामन थामा है। जैसा कि आपके सामने अभी बहुत ही वरिष्ठ नेता बहुजन समाज पार्टी में रहे, मंत्री रहे और लगातार जनता के बीच में सेवा करते रहे। लगातार वो सदन में गरीबों की, पिछड़ों की और जिन्हें आज़ादी के बाद अभी भी हक और सम्मान नहीं मिल पाया, उनकी लड़ाई लड़ने वाले लालजी वर्मा जी और राम अचल राजभर जी, इनका सहयोग और समर्थन मिला है। और 7 तारीख को अंबेडकर नगर में अपनी जनता के बीच में समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसलिए मैं इन सब नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अलग अलग पार्टियों के नेताओं को सदस्यता दिलाते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अलग अलग पार्टी के लोग समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि सपा के प्रति लोगों का विश्वास बना है। समाजवादी पार्टी ने पहले से ऐलान कर रखा है कि वो बड़े दलों के साथ चुनाव नहीं लड़ने जा रही है। इसलिए अखिलेश लगातार छोटे छोटे दलों को साधने में लगे हुए हैं। अखिलेश यादव की कोशिश जातिगत वोट बैंक को मजबूत करने की है। इसलिए अखिलेश लगातार छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन कर रहे हैं या फिर उन पार्टियों का समाजवादी पार्टी में विलय करा रहे हैं जो किसी एक क्षेत्र में एक जाति पर विशेष प्रभाव रखता है। इसके लिए समाजवादी पार्टी ने एक प्लान भी बना रखा है जिसके तहत ही अखिलेश लगातार आगे बढ़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी की कोशिश ज्यादा से ज्यादा सीटों पर खुद लड़ने की है। इसलिए एक तो छोटे छोटे दलों के साथ आने से उनका कुनबा मजबूत होगा और फिर छोटे दल ज्यादा सीट की मांग भी नहीं करेंगे। इसलिए जो दल अखिलेश के पास आ रहे हैं उन्हें सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं। लगातार समाजवादी पार्टी का प्रयास होगा कि जनता के बीच में जाएं और समाजवादी पार्टी से और विचारधारा से जो जुड़ना चाहता है उसे लगातार जोड़ते रहें। समाजवादी पार्टी जहां डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सिद्धांतों पर चल रही है, वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का भी सिद्धांत को अपनाते हुए इन दोनों महान लोगों को और उनके विचारों को साथ लेकर के लगातार समाजवादी पार्टी जनता को एक नई दिशा में ले जाकर के और उत्तर प्रदेश को कैसे विकास के रास्ते पे ले जाए, उसके लिए लगातार समाजवादी पार्टी प्रयास करती रहेगी। मुझे खुशी है इस बात की कि प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी की तरफ देख रही है। जहां एक तरफ अखिलेश अलग अलग नेताओं को पार्टी में शामिल करा रहे हैं, वहीं वो सरकार पर भी जमकर हमला बोल रहे हैं। समाजवादी विजय यात्रा के दौरान भी अखिलेश ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों पर सवाल उठाया था और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश ने कहा कि भाजपा सरकार किसानों और गरीबों की लगातार अनदेखी कर रही है। ये भी संभव है कि उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव को देखते हुए तीनों कृषि कानून वापस ले लिए जाएं और दोबारा उसे नए सिरे से लगाने का प्रयास किया जाए। और जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है और जिस तरीके से सपने दिखाए गए और आज 4.5 साल से ज्यादा समय हो गया है, जो घोषणा पत्र जनता के बीच में रखा था वो अभी भी पूरा नहीं हुआ है। आज जब धान की फसल खड़ी है खेतों में, पूरे उत्तर प्रदेश के किसान को किसी को भी धान की कीमत नहीं मिल रही है। ये वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो किसानों को भरोसा दिला रही थी कि सरकार बन जाएगी, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में उनकी आय दोगुनी हो जाएगी। आज वही किसान जानना चाहता है क्या धान की उसे कीमत मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। समाजवादी का कुनबा बढ़ाने में लगे अखिलेश भले ही छोटे छोटे दलों और कद्दावर नेताओं के सारे सत्ता में वापसी की राह देख रहे हों, लेकिन इन सियासी समीकरणों के बीच कई सवाल हैं। क्या इन छोटे दलों का वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में ट्रांसफर होगा या फिर जो दल समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं वो अखिलेश को बहुमत तक पहुंचा पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो आपने देख लिया अब अखिलेश यादव किस तरीके से छोटे छोटे दलों को इकट्ठा करके इस जंग में जीतने की कोशिश कर रहे हैं।
कहते हैं अगर उत्तर प्रदेश की सियासत में राम ना हो तो फिर उत्तर प्रदेश में सियासत को सिद्ध कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। कभी न कभी सभी पार्टियों ने राम के दर पर जाकर अपना सिर झुकाया है और अब इसी इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया राम के दर पर पहुंचकर रम गए हैं। कभी राजनीति में धर्म के खिलाफ रहे केजरीवाल ने यह परिवर्तन देखा और अब राजनीति की असली कहानी उत्तर प्रदेश में यहां से शुरू होगी। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में साल 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन अभी से सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अयोध्या दौरे पर पहुंचे। वैसे कभी केजरीवाल राजनीति में धर्म के खिलाफ हुआ करते हैं, लेकिन कहते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में राम के दर पर बिना पहुंचे विश्राम कहां है। और वैसे तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में राम बहुत पहले से महत्व रखते हैं, लेकिन राम के दर पर केजरीवाल की एंट्री ने अलग ही चर्चा को जन्म दे दिया है। राम की नगरी पहुंचे केजरीवाल ने साधु संतों के साथ सरयू घाट पर आरती की। सरयू आरती में केजरीवाल शुरू से अंत तक रुके रहे हैं। वैसे तो कभी राजनीति में धर्म के विरोधी रहे केजरीवाल के सिर पर संपुट लगा देखना बेहद ही दिलचस्प था, क्योंकि ये तय है कि जहां एक और आम आदमी पार्टी के नेता उत्तर प्रदेश में विकास की बात कर रहे हैं, वहीं केजरीवाल हिंदुत्व के मुद्दे पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। पंडित हरिओम चरण के गाए हुए इस भजन को लोगों ने कई बार सुना होगा, लेकिन ये लाइनें आजकल उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर फिट बैठ रही हैं। जिस तरह से भगवान राम का सहारा लेकर उत्तर प्रदेश में 2017 में भाजपा की सरकार बनी, उसके बाद माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश 2022 के विधानसभा चुनाव होने, उन चुनाव को जीत हासिल करने के लिए सभी राजनीतिक दलों को भगवान राम का सहारा है। और इसी को देखते हुए ही लगातार जैसे विपक्षी दल लगातार अयोध्या से अपने चुनावी आगाज की शुरुआत कर रहे हैं। माना जा रहा है कि लगातार जिस तरीके से विपक्षी दल राम का सहारा लेकर अयोध्या से अपने चुनावी आगाज की शुरुआत कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं उनको भगवान राम का सहारा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कुछ इसी सहारे के चलते ही भगवान राम की शरण में जा रहे हैं और साफ तौर पे उम्मीद ये की जा रही है कि जिस तरह 2022 के विधानसभा चुनाव होने सभी दलों को राम का ही सहारा है। शायद राम जी उनका भी बेड़ा पार इस उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव में लगा दें। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने चुनावी वादों का ऐलान करते हुए कहा था कि अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो उत्तर प्रदेश के लोगों को बिजली के महंगे बिलों से राहत मिलेगी। इतना ही नहीं, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने यह भी वादा किया कि सत्ता में आने के 24 घंटे के अंदर इस सभी को 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। मतलब कि आम आदमी पार्टी का प्लान है कि जो कोशिश दिल्ली में चुनाव जीतने के लिए की गई थी, उससे उत्तर प्रदेश में भी जमीन पर उतारा जाए। एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा मैं अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश के आम लोगों के लिए कर रहा हूं। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का एक एक आदमी महंगे बिजली बिलों से बहुत दुखी है। पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से आम आदमी पार्टी को बेहद प्यार और सम्मान मिल रहा है, काफ़ी समर्थन मिल रहा है और उसकी वजह है अरविंद केजरीवाल जी की गवर्नेंस। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में जिस तरह से काम किया है और उसी में जिस तरह से उत्तर प्रदेश के लोग इस बात से बहुत प्रभावित हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में आज लोगों को बिजली के बिल ज़ीरो आ रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? लोग चमत्कृत हैं। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग दिल्ली में रहते हैं, वो आके अपने परिवारों में बताते हैं कि हमको तो उत्तर प्रदेश में बिजली के बिल इतने महंगे देने पड़ते हैं और दिल्ली में बिजली के बिल भरने ही नहीं पड़ते, वहाँ ज़ीरो बिल आते हैं। एक तरफ विकास की बात और दूसरी तरफ राम के दर पर हाथ जोड़े दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को देखकर ऐसा ही लगता है कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में धर्म की राजनीति करने में भी पीछे नहीं रहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।